हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस का टर्म 2 का सैम्पल पेपर दोस्तों इसका सॉल्यूशन करने वाले हैं और ये हिंदी मीडियम में दोस्तों करने वाले, चूँकि आप सभी को पता है कि सीबीएसई द्वारा केवल अंग्रेजी माध्यम में सैम्पल पेपर को जारी किया जाता है। ऐसे में हिंदी माध्यम के जो बच्चे हैं वो उससे अछूते रह जाते हैं और उनका बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहा था कि सर हिंदी माध्यम में जो है आप इसका सॉल्यूशन लेकर आइए, सैम्पल पेपर लेकर आइए। तो आप पॉलिटिकल मास्टर दोस्तों आप सभी को लेकर हिंदी का जो सैम्पल पेपर है पॉलिटिकल साइंस के हिंदी माध्यम में लेकर आ चुके हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है सेक्शन ए में कि भारत को किन आधारों पर 21वीं सदी की एक उदीयमान शक्ति माना जा सकता है। तो भारत को 21वीं शताब्दी का एक उदीयमान शक्ति माना जा सकता है क्योंकि विश्व में मानव संसाधन के लिहाज से भारत एक समृद्ध देश है। भारत विश्व का एक विशाल प्रतिस्पर्धी केंद्र है। भारत का लक्ष्य भविष्य में 5 ट्रिलियन यानी 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था को प्राप्त करना है। सामरिक दृष्टिकोण से भारत की सैन्य शक्ति परमाणु तकनीक के साथ इसे आत्मनिर्भर बनाती है। इसी में दोस्तों जो अथवा क्वेश्चन पूछा गया कि आसियान के कोई 2 उद्देश्य लिखिए। तो आसियान के 2 उद्देश्य क्या है दोस्तों। पहला, इसका उद्देश्य है क्षेत्र शांति और स्थायित्व को सुनिश्चित करना, क्षेत्र के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देना, कृषि, उद्योग, व्यापार, आवागमन और संचार के विस्तार के लिए सक्रिय रूप से साझेदारी करना और समान उद्देश्यों वाले अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों के साथ बेहतर संबंध बनाना। ठीक है दोस्तों, इसमें से कोई आप दो नंबर में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा कि दक्षिण एशिया क्षेत्र की प्रमुख विशेषता लिखिए। तो दक्षिण एशिया क्षेत्र की जो प्रमुख विशेषता क्या है दोस्तों आर की, यह विश्व का जनसंख्या बाहुल्य वाला क्षेत्र है। बिल्कुल ठीक है। इस क्षेत्र के देश जो हैं विकासशील देशों की श्रेणी में आते हैं। यहाँ की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है। भारत इस क्षेत्र का एक प्रमुख देश है दोस्तों। तो ये है दक्षिण एशिया क्षेत्र की प्रमुख विशेषता। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में किन मुद्दों पर विभिन्न दल आपसी सहमति दर्शाते हैं। किन्हीं 2 मुद्दों के लिखिए। तो भारत में विभिन्न दल जो है आपसी मुद्दों पर सहमति दर्शाते हैं। वो 2 मुद्दे कौन से हैं। आर्थिक नीति पर सहमति और देश के प्रशासनिक मुद्दों पर प्रांतीय दलों की भूमिका की स्वीकृति। ठीक है। गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं। जब चुनाव के बाद किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो 2 या 2 से अधिक दल मिलकर सरकार बनाते हैं। ऐसी सरकार को गठबंधन सरकार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, एकात्मक मानववाद का दर्शन किन 3 सिद्धांतों पर आधारित है। तो समग्रता की प्रधानता पर, धर्म की सर्वोच्चता और समाज की स्वायत्तता पर आधारित है। क्लियर। प्रश्न नंबर 6, भारतीय राजनीति में आपातकाल के बाद सत्ता में आई जनता पार्टी की शासन व्यवस्था पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है ब्रिक्स और ब्रिक्स में अंतर लिखिए। तो ब्रिक और ब्रिक्स की अगर हम बात करें तो ब्रिक में दोस्तों अफ्रीका शामिल नहीं था, बाद में अफ्रीका शामिल हो गया, इसलिए इसे ब्रिक्स के नाम से जाना जाता है। एस ब्रिक्स शब्द ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन को संदर्भित करता है। 2009 में दक्षिण अफ्रीका के इसमें शामिल हो जाने के बाद यह ब्रिक्स हो गया। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है लोकतांत्रिक समाजवाद के 2 सिद्धांत लिखिए। तो लोकतांत्रिक समाजवाद के 2 सिद्धांत क्या हैं। भोजन एवं शरण के रूप में आर्थिक उद्देश्य और लोकतंत्र एवं स्वतंत्रता के रूप में गैर आर्थिक उद्देश्य। इसी प्रकार से वैश्वीकरण ने वैश्विक संस्कृति को किस प्रकार प्रभावित किया है। तो वैश्वीकरण से सांस्कृतिक समरूपता आई है। प्रत्येक देश की संस्कृति की मौलिकता प्रभावित हुई है। संस्कृतियों में पश्चिमी सांस्कृतिक प्रभाव में वृद्धि हुई है और सांस्कृतिक जो विभिन्नीकरण है उसको बढ़ावा मिला है। भारत में एक दलीय व्यवस्था के स्वरूप और अन्य देशों से इसकी भिन्नता को स्पष्ट कीजिए। तो स्वतंत्रता के बाद भारत में एक लंबे समय तक एक दल का शासन रहा और इसके लिए भारत का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, चुनाव प्रणाली, दल की विचारधारा व उसका व्यापक सामाजिक आधार उत्तरदायी था। चीन, क्यूबा, सीरिया में संविधान के द्वारा ही एक दल को अनुमति दी गई है। म्यांमार, बेलारूस व इरिट्रिया में कानून व सैन्य उपायों के तहत यह प्रभुत्व कायम हुआ है। मैक्सिको में पीआरआई पार्टी का शासन रहा और इन सब के विपरीत भारत में परिस्थितियों के फलस्वरूप एक दलीय व्यवस्था का शासन रहा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11, विश्व के दिए गए मानचित्र में ए, बी, सी और डी 4 देश दर्शाए गए हैं। दी गई जानकारी के आधार पर इन देशों की पहचान कीजिए और अपनी उत्तर पुस्तिका में निम्नलिखित तालिका के रूप में लिखिए। यहाँ पर ब्राज़ील, रूस, चीन, थाईलैंड दिए गए हैं। ठीक है। क्रम संख्या संबंधित 1 2 3 यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर क्या लिखना है,
अपनी उत्तर पुस्तिका में निम्नलिखित तालिका के रूप में दे यानी जानकारी दीजिए इनके बारे में। ठीक है, इसी प्रकार से वैश्वीकरण ने विश्व को आर्थिक रूप से किस प्रकार प्रभावित किया है, किन्हीं 3 प्रभावों का वर्णन कीजिए। तो वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव। ठीक है, वैश्वीकरण के कारण आर्थिक प्रभाव में वृद्धि हुई है और FDI के कारण एक देश का बुनियादी ढांचा बेहतर हो जाता है और इसका विकास भी शुरू हो जाता है। यह प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के और तकनीकी नवाचार को बढ़ाने में मदद करता है। वैश्वीकरण के कारण विश्व के अधिकांश देशों के एक दूसरे पर निर्भरता में वृद्धि हुई है और पूंजी और संसाधनों की उपलब्धता अधिकांश देशों को सुलभ हुई है। इसी प्रकार वैश्वीकरण के युग में भारत किस प्रकार 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, अपने विचार व्यक्त कीजिए। ठीक है, ये भी विद्यार्थी को स्वयं करना। इसका उत्तर दोस्तों हमने जो है सॉल्यूशन पार्ट 2 में दे दिया है, उसको अब भी इसको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से भी आप जाकर से देख सकते हैं। साथ साथ दोस्तों ये जो PDF है हमारे टेलीग्राम चैनल पर द पॉलिटिकल मास्टर टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, वहाँ से भी जाकर उसे डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों NDA 4 से आप क्या समझते हैं, इसके द्वारा अपनाए गए किन्हीं 2 महत्वपूर्ण एजेंडों के विषय में लिखिए। यहाँ पर देख सकते हैं पूरा दोस्तों आपको करना है। क्लियर, यह स्क्रीनशॉट भी आप इसका ले सकते हैं आसानी से। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। अगला है मंडल कमीशन की अध्यक्षता किसने की थी, इसकी स्थापना क्यों की गई थी और इसकी मुख्य सिफारिशों को लिखिए। मंडल कमीशन, ठीक है, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल के नाम पर इस मंडल कमीशन मंडल रखा गया। ठीक है, इसके अलावा कि इसके क्या है, ठीक है, और इसमें क्या नियम बनाए गए हैं वो सारी चीज़ यहाँ पर दिए गए दोस्तों। तो ये दोस्तों इस सैम्पल पेपर जो है, अब इसे प्रैक्टिस पेपर कह सकते हैं, इसका पूरा सॉल्यूशन है। और यानी इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने मिल सकते हैं और इसी आधार पर ही आपके परीक्षा में प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। टर्म 2 एग्जाम में जो अप्रैल से शुरू होने वाले 26 अप्रैल से। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद, सत श्री अकाल, नमस्कार और अस्सलाम वालेकुम।